नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम 25 फरवरी को होने वाले क्लास 11th की हिंदी कोर पेपर के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले दो सेट देख चुके हैं, दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा हिंदी कोर का तीसरा पेपर होने वाला है और इसके अंदर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद भी वीडियो डालने वाला हूं। आप लोग बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 फरवरी के लिए पेपर है, इंपॉर्टेंट सवाल, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर कीजिए। पहला सवाल यहाँ पर एक अपठित बोध से गद्यांश दिया हुआ है। तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, संबंधों के महासागर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग आई। इस तरह का एक पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। पहला सवाल कि कविता में किस संबंध की बात कही गई है, बात की गई है? पारिवारिक संबंध, राजकीय संबंध, राजनैतिक संबंध या फिर सांस्कृतिक संबंध? तो यहाँ पर भाईचारा पारिवारिक संबंध के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो पारिवारिक संबंध के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है। तो पारिवारिक संबंध ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। यहाँ पर कौन सा शीर्षक होना चाहिए? महासागर, भाईचारा, बंटवारा या फिर सत्यानाशी? तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि संबंधों के महासागर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग आई। तो यहाँ पर जो शीर्षक होना चाहिए बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्षक क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, भाई भाई में जो बंटवारा होता है भाईचारा में, इसका शीर्षक यही होगा। ठीक है, यहाँ सत्यानाशी से क्या तात्पर्य है? ईर्ष्या, प्रेम, नफरत या फिर पौधा? तो सत्यानाशी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ईर्ष्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा सवाल कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? भीतर भीतर में कौन सा अलंकार होगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर अपठित बोध से गद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, इस प्रकार का एक गद्यांश है। गद्यांश के अनुसार साहित्य है परम तत्व, दार्शनिक चिंतन, गहन साधना या फिर जीवन को देखने की दृष्टि? तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है? तो गहन साधना। ठीक है, गहन साधना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक। तो यहाँ पर कौन सा शीर्षक होना चाहिए? साहित्य, यौगिक क्रिया, दार्शनिक चिंतन या फिर परम तत्व? तो यहाँ पर साहित्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है कि इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। तो यहाँ पर जो पाठ जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? साहित्य होना चाहिए। गद्यांश के अनुसार बताइए कि कौन सा कथन गलत है? साहित्यकार साहित्य साधना का परम तत्व को प्राप्त करता है, सही है। साहित्य का अध्येता साहित्य अध्ययन द्वारा परम तत्व को प्राप्त करता है, सही है। साहित्यकार की तुलना एक योगी से की गई है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी वाला जो है ना ये गलत है। साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि इस तरह की साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है लिखा है, विनाश करता है। तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य है? साहित्य का अध्येता, इसका अर्थ हो जाएगा पाठक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से एग्जाम पेपर में 10 सवाल पूछेगा, 10 सवाल। अगर इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, तो एग्जाम पेपर में आप 10 नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान सवाल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए सवाल किस प्रकार का है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रिपोर्ट या फिर रिमाइंडर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, भाई को पत्र। भाई को जो पत्र है ये आपका औपचारिक पत्र नहीं होगा। ठीक है, अनौपचारिक होगा।
नेक्स्ट सवाल है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन, तो यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रिपोर्ट। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्रकार, कवि, संपादक या फिर संवाददाता? तो यहाँ पर संपादक हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो है ना, बंगाल गजट है। याद रखिएगा, बंगाल गजट। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? समूह संचार, जनसंचार, सांकेतिक या फिर मौखिक? तो ये हो जाएगा समूह संचार। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? कल्पना, संस्मरण, जिज्ञासा या फिर नीति? तो जिज्ञासा हो जाएगा पत्रकारिता का मूल तत्व। ठीक है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? प्रथम पृष्ठ पर, अंतिम, संपादकीय या फिर खेल पृष्ठ? तो यहाँ पर संपादकीय पृष्ठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से सवाल है। पाठ्य पुस्तक से सवाल देखिए 19 से लेकर 22 तक। एक काव्यांश, एक पद्यांश है। ठीक है, कि आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। ये जो पाठ है, पाठ का नाम है आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, और इसका लेखक का नाम है आपका निर्मला पुतुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो रचयिता के नाम यहाँ पर निर्मला पुतुल हो जाएगा, यानी कि लेखक। यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन या फिर मिश्रित? तो सकारात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ क्या बचाने की बात कही गई है? प्राण, संस्कृति, परिवार या फिर घर? तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहाँ पर जो पोएम है ना, यहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं दिया है, बस 4 लाइन को दे दिया है। लेकिन इस कविता के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, क्या बचाने की बात कही गई है? तो यहाँ पर संस्कृति की बात कही गई है। ठीक है, संस्कृति बचाने की बात कही गई है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। उपरोक्त पंक्तियों में दुत्कार, चित्कार, आह्वान या फिर रुदन? तो यहाँ पर आह्वान क्या गया है? ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक से फिर कुछ सवाल, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काठे, एक कविता से है। ठीक है, पद्यांश से जो है सवाल है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिनी न काटे कोई। पंक्ति में अगिनी किसका प्रतीक है? अगिनी किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आत्मा का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? कर्म फल, आनंद फल, पुण्य फल या फिर मोक्ष फल? तो यहाँ पर आनंद फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का सवाल कि माँ की जिसकी स्नेहधारा में कौन सा अलंकार है? माँ की जिसकी स्नेहधारा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, रूपक। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक में विशेषण क्या है? काले काले अक्षर। ठीक है, तो अक्षर कैसा है? काले काले। तो ये काले काले जो है ना, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। सपनों का मर जाना, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? लाक्षणिक, व्यंग्यात्मक, अभिधात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लाक्षणिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर का सवाल पाठ्य पुस्तक से गद्यांश से सवाल है। गलती करने वाले तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और क्रांति भाई और हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप रहता है, जैसे तुम। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के जो रचयिता हैं उनका नाम है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी। और ये जो गद्यांश दिया हुआ है ना, किस पाठ से लिया गया है ये आपको जानना जरूरी है। नमक का दारोगा, पाठ का नाम है नमक का दारोगा, वहाँ से जो है ये गद्यांश को उतारा गया है, जिनके लेखक है मन्नू भंडारी।
यहाँ वक्ता कौन है, रवि, संपादक, निदेशक या फिर रजनी। तो यहाँ पर रजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस गद्यांश में केंद्र में कौन सी समस्या है, इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा या फिर गरीबी। जब आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश की जो समस्या है इसमें शिक्षा की समस्या है, शिक्षा। ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के लिए चरित्र की है, वक्ता के चरित्र की है, समाज सेवी, स्पष्टवादी, संघर्षशील या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल है। 32 नंबर का सवाल देखिए कि नमक का दारोगा कहानी में है, नमक का दारोगा कहानी में क्या है, धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल डाला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम पेपर में आएगा, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, जीवनी, कहानी, शब्द चित्र या फिर रिपोर्टाज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा शब्द चित्र। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है ना, धन का अभाव, धन का अभाव। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि विदाई संभाषण, विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, बेलेजली, बैटन, कर्जन या फिर हेस्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। ठीक है, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय, ये हो जाएगा सही उत्तर। लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। ऑप्शन है शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया या फिर राजकुमारी। तो नूरजहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है। याद रखिएगा लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। कुएं की चिनाई करने के लिए किस घात का उपयोग किया जाता है, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घात का उपयोग किया जाता है। तो खीप घास का। ठीक है, खीप घास, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, खीप घास। कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो कहते हैं चेलबंजी। ठीक है, चेलबंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेलबंजी।